हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी वाइन्स। आई होप आप सेफ होंगे, खुश होंगे। टाइटल से देखकर समझ में आ गया है कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अगर क्वेश्चन है आईटी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट ऑफर लेटर इन्फोसिस से आया था। उसके बाद से मुझे कमेंट आना शुरू हो गया कि आपने इन्फोसिस क्यों नहीं ज्वाइन किया, टीसीएस क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन है टीसीएस ज्वाइन करने का, प्लीज गाइड करें। सो आज मैं जो बात बताने वाली हूँ वो विद प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसके दो बड़े रीजंस है और वो रीजंस क्या है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट रीजन था लोकेशन एंड वर्किंग मोड। सो जब मैंने अपना सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया, उसके 7 डेज के बाद मुझे एचआर का कॉल आया फॉर फर्दर डिस्कशन के लिए। एंड डिस्कशन होने के बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया मेरा जो पैकेज है वो 1 लाख जॉइनिंग बोनस, गुड़गांव लोकेशन एंड परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। यस, मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दिया था जो एचआर ने मुझे बताया। एंड मैंने फिर उसका रिकन्फर्म किया कि रियली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। सो उन्होंने बोला यस, इट्स अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एक तो मेरी ड्रीम कंपनी है, अभी भी है, इन फ्यूचर जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। बट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम सुन के कौन नहीं खुश होगा। और मेरा बेबी बहुत छोटा है, 2.5 साल की थी तब। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड उन्होंने यस, तो मैं हर चीज के लिए ओके कर दी थी, मैं तो रेडी थी हर चीज के लिए। एंड उसके बाद मुझे डिस्कशन होने के 10 दिन के बाद मुझे ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद एक्चुअली जब मैं जॉब स्विच करने की सोच रही थी, उस समय मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे और उन्हें जॉब लग गई बट अदर स्टेट में। तो मुझे लोकेशन चेंज करना था। बट लोकेशन चेंज करने का एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी एक न्यू वीडियो में बनाकर। बट हाँ, एक था कि मुझे लोकेशन चेंज करना था। सेकेंड, जो एचआर ने कहा था कि आपका वर्किंग मोड होगा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, बट ऑफर लेटर में कहीं भी परमानेंट नहीं लिखा हुआ था। ऑफर लेटर में ये मेंशन था, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, कि रिमोटली ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं से भी काम कर सकते हो, अभी घर से ही काम करना है। बट अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, अगर क्लाइंट चाहे, फिर आपको ऑफिस आना पड़ेगा, बट हम आपको 2 महीने पहले बता देंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। सो अब बोला गया था परमानेंट और इसमें लिखा हुआ बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना था कि क्या है। बट आप पता है ना कि बड़ी कंपनी में एक बार ऑफर लेटर आने के बाद अगर आप एचआर को कॉल करते हो ना, तो आपका फोन कोई नहीं उठाएगा। कितना भी कॉल कर लो, 10 बार, 11 बार, 12 बार, आपका फोन ही नहीं उठाने वाले। और अगर आप मेल करोगे तो आप रिप्लाई भी नहीं आएगा। सो फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनको भी इन्फोसिस से ऑफर आया और उनका भी लोकेशन गुड़गांव था और उन्हें भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम बोला गया। तो आई जस्ट थॉट ठीक है, अभी तो पैंडेमिक पीरियड चल ही रहा है, सो आगे देखते हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो फिर वो एक रीजन था। बट जो सेकेंड रीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और एज कंपेयर टू फर्स्ट रीजन से, क्योंकि सेकेंड रीजन ही है जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया, और वो है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। यस, ऑफर लेटर के एक लास्ट पेज में एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट बना हुआ था। उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि बेसिकली जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आप क्या चेक करते हो, मतलब मुझे तो नहीं पता आप लोग का, पर मैं क्या चेक करती हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है पैकेज भाई एंड पोजीशन। सो ऑब्वियसली जब मुझे ऑफर लेटर आया तो मैंने सिर्फ पैकेज देखा एंड मैं डायरेक्टली जंप कर दी जहां पे सैलरी ब्रेकअप होता है कि कितना पीएफ में कटेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। बट ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक पोर्टल होता है इन्फोसिस का, वो है लॉन्च पैड। उस लॉन्च पैड में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आई जस्ट थॉट आई हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। जब मैंने इसको रीड किया ऑफर लेटर को, तो लास्ट में एक एग्रीमेंट लिखा हुआ था, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। सो मैंने जब पढ़ा उस एग्रीमेंट में, तो वहां पे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। तो जब मैंने एग्रीमेंट पढ़ा तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर आप जो इन्फोसिस ज्वाइन करने के बाद अगर आप इन्फोसिस छोड़ते हो, कभी भी छोड़ते हैं, तो आप इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते 6 महीने तक। सो ये क्लिक नहीं किया। और कौन सी कंपनी थी? टीसीएस, एसेंचर, आईबीएम, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी। सो ये 5 कंपनियां मेंशन्ड है यहाँ पे, आप देख लेना।
5 कंपनियों का मेंशन किया था नाम, और यह कि इस कंपनी में आप इन्फोसिस से रिजाइन होने के बाद डायरेक्ट इस कंपनी में नहीं जा सकते 6 महीने तक, आप कोई और कंपनी में जाओ एंड देन फिर इस कंपनी में। मैंने ये सोचा ये क्या है, मतलब ये तो ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि कोई भी इंसान लेवल 3 के बाद लेवल 5 पे और फिर अपना ग्रोथ देखता है, ना कि लेवल 5 से लेवल 3 पे आता है। तो मुझे थोड़ा हिट कर दिया कि ये सही नहीं है। देन मैंने उसको उस एग्रीमेंट को प्रॉपर पढ़ा। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर इन्फोसिस में, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फोसिस में हूँ, तो एक इन्फोसिस में क्लाइंट है, वो है ए क्लाइंट, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कॉग्निजेंट में, और वहां पे भी एक क्लाइंट है। मैं एज अ टेस्टर, अगर इन्फोसिस में एज अ सीनियर टेस्टर के रोल में हूँ और कॉग्निजेंट में टेस्ट एनालिस्ट में हूँ, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कॉग्निजेंट में, तो मुझे सेम क्लाइंट के साथ ही काम करना है। ऑब्वियसली जो भी नॉलेज मैंने इन्फोसिस से लिया है, जो भी मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया है, कैसे प्रोसेस, कैसा फ्लो होता है, वो ऑब्वियसली मैं जब कॉग्निजेंट में जाऊंगी तो अपना एक्सप्रेस तो करूंगी ही। तो कॉन्फिडेंशियल कहाँ है, मतलब अपना क्या, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है कंपनी टू कंपनी, तो कहाँ जाएगा, हम तो ओपन हो जाएंगे। वो कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए इन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट डाला है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, स्पेशली जो कॉम्पिटिटर कंपनी में जाते हो, और अगर आपका क्लाइंट सेम है, तो आप उस क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकते 6 महीने तक। ये है एग्रीमेंट में। मतलब लाइक आप न्यूज पढ़ोगे, प्रॉपर वे में न्यूज पढ़ रहे हो, अगर अभी इन्फोसिस में इतना ज्यादा, इन्फोसिस पर इतना न्यूज आने लगे कि इन्फोसिस एक्स एम्प्लॉयज को बैन कर रही है, कि दूसरे कंपनी में ज्वाइन नहीं करना। एक्चुअली बैन नहीं कर रही है, बैन कर रही है सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम नहीं करने का। आप अगर दूसरा क्लाइंट मिल रहा है तो आप उसमें काम कर सकते हो, पर वो सिर्फ पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम करने के लिए बैन कर रही है, ठीक है। और इसके ऊपर इन्फोसिस के ऊपर कंप्लेंट फाइल हुई है कि ये बैन कर रहे एक्स एम्प्लॉयज को। क्या इन्फोसिस एक्स एम्प्लॉयज को ही बैन कर रही है? नहीं, इन्फोसिस एक्स एम्प्लॉय के साथ साथ न्यू जॉइनर्स को भी एग्रीमेंट दे रही है। जैसे कि मैं भी न्यू जॉइनर हूँ, अगर मैं जाती तो न्यू जॉइनर से होती, तो मेरे ऑफर लेटर में भी वो एग्रीमेंट लिखा हुआ है। वो एक्स एम्प्लॉयज के साथ साथ न्यू जॉइनर्स को भी एग्रीमेंट दे रही कि इफ यू आर रेडी विद दिस एग्रीमेंट तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। कोई फोर्सफुल ही नहीं है। यस, अभी ये जो बैन है, जो ये बोला जा रहा है कि इन्फोसिस ने बैन किया है, ये अभी भी प्रोसेस में है, कोई फिक्स नहीं हुआ है कि हो गया है, अभी भी इस पे चल रही है, क्योंकि कंप्लेंट फाइल हुई है इन्फोसिस के ऊपर ये। मैंने ये सोचा कि यार अभी इन्होंने ऐसा बैन किया है और मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या सेम क्लाइंट होगा, तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और उस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखा। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बनाया, अगर मैं जो 5 कंपनियां एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, उसके अलावा क्या आईटी इंडस्ट्री खत्म है? और भी कंपनियां है ना, मर्सर हो गई, एल&टी हो गई, जेनपैक्ट हो गई, मेटा हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। तो जरूरी थोड़ी कि 5 कंपनियां पे नहीं जा सकते तो हमारी लाइफ हो गई, नहीं ना, और भी कंपनियां। आई विल ट्राई अनदर कंपनी ऑल्सो। मैंने एक पॉइंट ये बनाया। सेकेंड पॉइंट ये बनाया कि अगर बाय चांस मुझे सेम कंपनी, कॉम्पिटिटर कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैंने अगर राउंड्स क्लियर कर लिया है सब कुछ, तो मैं इनिशियल स्टेज, मतलब एचआर डिस्कशन में ही पूरा बता दूंगी कि मेरा एक एग्रीमेंट है कि मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर सकती हूँ, तो मैं इस आपकी कंपनी में सेम क्लाइंट के साथ 6 महीने तक काम नहीं कर सकती। अगर वो लोग रेडी हैं तो वो मेरा प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं तो वो मुझे वहां से रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं इनिशियल स्टेज में ही क्लियर कर दूं पूरे मैटर्स कि ये एग्रीमेंट मेरा साइन है, आप रेडी हो कि नहीं, सो आई थिंक हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। मैंने यही माइंडसेट बना के रखा था, यही रखा था कि ये 2 पॉइंट है, आइदर मैं कहीं और भी कंपनियां हैं उस पर ट्राई करूंगी, और अगर मुझे बाय चांस कॉम्पिटिटर कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपने एग्रीमेंट से वो क्लियर करूंगी सामने वाले से। अगर दे आर ओके विद दैट तो फिर ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। इन्फोसिस बैन कर रही है एक्स एम्प्लॉयज के साथ साथ न्यू एम्प्लॉयज को, एंड यही रीजन था, इसी एग्रीमेंट की वजह से मैंने इन्फोसिस ज्वाइन नहीं किया। एंड
जब मुझे इन्फोसिस का ऑफर लेटर मिला तब मैंने रिजाइन नहीं दिया था। ऑफर लेटर मिलने के एक हफ्ते बाद मैंने रिजाइन दिया था, क्योंकि मुझे लोकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन थे एंड मुझे डेट ऑफ ज्वाइन चेंज करवाना था। तो उसका भी चेंज कराने का भी एक अलग ही प्रोसेस है, वो मैं आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी आपको। जब मैं मेक श्योर हो गई कि हाँ अब चेंज हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं, तब मैंने रिजाइन दिया था। और आप सोचो, ऑफर लेटर आने के बाद मेरे पास अभी भी 3 मंथ्स थे, मतलब बस 3 महीने थे कि मैं और ऑफर काउंटर कर सकती हूँ। एंड यस, मैंने किया भी। मैंने ये सोचा था कि मैं 3 महीने और अच्छा मेहनत करूंगी, अगर मुझे और अच्छे कंपनी में मिल जाते हैं विद पैकेज एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा मिल जाए, तो मैं उसी कंपनी में जाऊंगी, उसी कंपनी। तो मैंने टीसीएस में ज्वाइन कर लिया। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं इन्फोसिस में ही जाती। बट मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि मैं अदर कंपनीज भी है आईटी में, वहां पे ट्राई करती। एंड आई होप आपको भी अगर ऐसे चांस मिलते हैं तो आप भी क्लियर करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करना। अगर कोई सवाल अभी भी है आपके मन में तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय बाय।